हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम इस वक्त डिस्कस करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 8th। तो हिस्ट्री ऑलरेडी हमने किया है, पार्ट हिस्ट्री। तो अब हम जियो, जो आपकी जियो है क्लास 8th की, तो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो समेटिव असेसमेंट के लिए रखा गया है, तो चैप्टर नंबर 4 पर है एग्रीकल्चर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आ सकते हैं वहाँ पे पहला है, देखिए, एग्रीकल्चर इज डैश डैश ऑन सॉइल। तो क्या है, एग्रीकल्चर इज ए कल्टिवेशन सॉइल। रियरिंग सिल्क वर्म्स टू एक्सट्रैक्ट सिल्क इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये आंसर रहेगा, ये मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है। इसके बाद तीसरा जो है द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड विटिकल्चर। तो ये इसका आंसर है ग्रेप्स कल्टिवेशन को। और चौथा है डैश ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। वेजिटेबल ग्रो करने को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे देखिए, ब्राज़ील इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी। तो ये आपको जहन में रखना है, ये वहाँ पे मैप फॉर्म में भी आ सकता है, इसके लिए अलग एक वीडियो हम लाएंगे। तो ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है, ब्राज़ील इज़ वन अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। दूसरा है कि द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया आर हाईली फेवरेबल फॉर फार्मिंग। तो ये भी बिल्कुल सही है, दिस इज़ ट्रू। और तीसरा है टेरिशरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व दोज एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो ये भी बिल्कुल सच है, दिस इज़ ट्रू। उसके बाद चौथा जो है, यूएस फार्मर्स आर फेस्ड विद फ्रीक्वेंट पावर कट्स कंपेयर टू इंडिया। तो ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है, वहाँ पे पावर कट नहीं होता है, इंडिया में ज़्यादा होता है। इसके बाद मैच हम करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहला जो है आपका वीट। तो वीट कहाँ पे होता है, वीट जो होता है वो लोमी सॉइल में होता है, इसका ये आएगा। और दूसरा है राइस। अब राइस कहाँ पे, ये एलुवियल सॉइल में होता है, यहाँ पे इसके लिए यही मौजून सॉइल है। और जवार, जवार के लिए क्या होनी चाहिए, जवार के लिए होनी चाहिए सैंडी और एलुवियल सॉइल। और लास्ट में बाजरा, बाजरा के लिए लाइट सैंडी सॉइल। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस ज़मीन में कौन सी फसल उगती है। इसके बाद फोर्थ जो है, चूज़ करेक्ट ऑप्शन हॉर्टिकल्चर। यस, तो हॉर्टिकल्चर क्या है, यहाँ पे आपको देखना है। तो चौथा इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, प्रिमिटिव फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोइंग व्हीट, नन ऑफ द। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट जो है, गोल्डन फाइबर इज कॉल्ड। तो गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो ये क्या कॉटन, टी या जूट है, नन ऑफ द। तो ये जूट है, जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट आने वाला है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। अब डिफाइन डिफाइन करना है आपको, व्हाट इज पिसिकल्चर। तो पिसिकल्चर क्या है, यहाँ पे देखिए, पिसिकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फिश स्पेशली बिल्ट टैंक्स एंड पॉन्ड्स। स्पेशली बिल्ट टैंक्स और पॉन्ड्स में जब आप ग्रो करते हो फिश को, दैट इज कॉल्ड पिसिकल्चर। और फिर है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग किसको, नोमैड से निकला है वर्ड। तो नोमैडिक हर्डिंग अकर्स व्हेन द हर्डर्स travel from one location to another with the animals in search of water, fodder along with the predetermined path। तो यहाँ पे उसको कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो अपना जो भेड़ बकरियाँ लेके खाने की तलाश में या बाकी चीज़ें जो होती हैं उनको एक खास मखसूस रास्ते से जाते हैं, दैट्स कॉल्ड नोमैडिक हर्डिंग। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आ सकता है, यहाँ पे देखिए, पहला जो है, व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग किस कहते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग डिफाइंड एज द फार्मिंग डन विद द लिटिल और नो लेबर एंड लिटिल और नो टेक्नोलॉजी। जो पुराने ज़माने की फार्मिंग थी, जिसमें बिल्कुल हाथ से सारा कुछ काम की, कोई मशीनरी का यूज़ नहीं, इसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा है, गिव एनी टू एडवांटेज ऑफ मिक्सड क्रॉपिंग। तो मिक्सड क्रॉपिंग के फ़ायदे क्या है, पहला देखिए, यहाँ पे हो सकता है इसका फ़ायदा, टू एडवांटेज ऑफ मिक्सड क्रॉपिंग आर गिवन बिलो। क्या है पहला जो हम बात करेंगे पे, मिक्सड क्रॉपिंग अलाउज मोर फॉर मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ ग्रोथ रिसोर्स। तो ग्रोथ रिसोर्स जो जहाँ पे आप कल्टिवेशन करते हैं, तो उनका बेहतर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है, वीड्स, इलनेस एंड पेस्टिस कैन ऑल बी बेटर कंट्रोल। तो इन तीन चीज़ों को, वीड्स है, उसमें इलनेस है प्लांट की, और पेस्ट जो है उनको आप बेटर कंट्रोल कर सकते हो, किसमें, मिक्सड फार्मिंग से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आने वाला है, जो कि आ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द थ्री मेन सेक्टर्स ऑफ एक्टिविटीज़। क्या है वो थ्री सेक्टर्स ऑफ एक्टिविटीज़, एक तो है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टेरिशरी, आर द थ्री मेन सेक्टर्स ऑफ एक्टिविटीज़। इसके बाद लिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग की तीन आपको बोलने हैं, क्या ज़रा है, एक है मिक्सड क्रॉप फार्मिंग जिसका नाम है, दूसरा है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, और तीसरा है
प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। ये 3 बड़े है टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्म, जिसमें कि ज़मींदार को जो है, किसान को फिर पैसा मिलता है ठीक ठाक। इसके बाद है क्लासीफाई फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स में क्या क्या थे, हम लिखेंगे पे द 3 प्राइमरी क्रॉप्स ऑफ फाइबर क्रॉप्स आर, उसको कहते हैं कॉर्डेज फाइबर, दूसरा टेक्सटाइल फाइबर और तीसरा है फिलर फाइबर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आ सकते हैं यहाँ से, डिस्क्राइब फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, एग्रीकल्चर encompasses the various professions of raising crops, fruits, vegetables, and flowers, as well as the cattle rearing. Agriculture also includes the cultivation of fungi and other forms life for food, fiber, medicine, and other. तो वो क्या आता है फार्म में, जिसमें पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की हम बात करिए तो इसमें क्या आता है, जैसे कोई भी क्रॉप, रेजिंग क्रॉप्स जो हमने बात की थी है, वहाँ पे वीट है, राइस है, फिर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, तो ये सारा कुछ फार्मिंग में आता है। कैटल रियरिंग भी इसमें एवन आता है। और एग्रीकल्चर, क्योंकि फार्मिंग के 2 हिस्से, एक तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में तो ये क्रॉप्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और फिर दूसरा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड द कल्टिवेशन ऑफ फंगई, इसमें फंगई भी आती है, एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ फूड, जैसे फाइबर है, मेडिसिन है, अदर आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फार्मिंग। फार्मिंग किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, फ़र्क पड़ता है फार्मिंग पे। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, फर्टिलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड लेबर एंड टेक्नोलॉजी आर द एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस। क्योंकि एग्रीकल्चर, देखिए अमेरिका की अगर बात करेंगे, वहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे कम ज़मीन पे ज़्यादा वहाँ पे मकदार में खाना निकलता है, या जिसको हम कहेंगे कि वहाँ पे रिसोर्स का अच्छा यूज़ होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल, लेकिन और क्लाइमेट भी अच्छा रहता है। तो ये क्लाइमेट, सॉइल टाइप, फर्टिलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी फ़र्क पड़ता है इसका भी, किस पे, फार्मिंग पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है, वाई डू द फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग मुल्क के हिस्से में अलग अलग क्रॉप क्यों उगते हैं। आंसर क्या रहेगा इसका, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन ड्यू टू द डिफरेंस इन क्लाइमेट। क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग है, मुल्क के हर एक हिस्से में अलग अलग क्लाइमेट है, तो अलग अलग फसलें उगाई जाती है। कंडीशंस एंड सॉइल टाइप्स, और ज़मीनों की भी जो किस्म है, कहीं पे अलुवियल है, कहीं पे सैंडी है, कहीं पे दूसरा है, तो उस हिसाब से भी अलग अलग फसलें उगाई जाती है। विच मेक सम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सूटेड फॉर सर्टन प्लेस। तो जो ज़मीन और जो क्लाइमेट किसी क्रॉप के लिए मुफीद होता है, तो वहाँ वही फसल उगाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाउ द फार्मर्स डू सब्सटेंस फार्मिंग। तो वो कैसे करते हैं सब्सटेंस फार्मिंग, जो बिल्कुल ओल्ड टाइप जिसको हम कहेंगे। तो सब्सटेंस फार्मिंग इज डन ऑन लेसर स्केल ऑफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स। तो खुद ज़मींदार अपनी फैमिली की जिसको कहेंगे खाने पीने का ध्यान रखने के लिए, जो घर में ही चावल वगैरह निकले, तो उसके लिए सब्सटेंस फार्मिंग होती है। वायराज इंटेंसिव फार्मिंग इज डन ऑन द बिग स्केल। लेकिन जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है वो बड़े पैमाने पे होती है, टू मेक द फार्म प्रोड्यूस। तो उसमें से कुछ खर्चा निकलना चाहिए या उसमें बड़ा प्रोड्यूस निकलना चाहिए, जिसको हम यील्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी किसको कहा जाएगा। आंसर रहेगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज दैट इन्वॉल्व द हार्वेस्ट यानी जब फसल काटते हैं, एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग। द एक्टिविटीज़ दैट असिस्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर रेफर्ड टू एज टेरिशरी एक्टिविटीज़। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आ सकता है, इसमें हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन मार्क्स चैप्टर में है, तो फिर भी इन पे हम नज़र रखेंगे कि इसमें अगर छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा हम उसको भी कर सकेंगे, तो उतना ही आंसर लिखेंगे जितनी ज़रूरत होगी। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ सॉर्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर फार्मड फॉर प्रॉफिट ऑन ए बिग स्केल। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसमें कि इंसान जो ज़मींदार होता है वो प्रॉफिट के लिए वहाँ पे वो फार्मिंग करता है, जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग इज अ सॉर्ट ऑफ कमर्शियल फार्म एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन ये जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये भी कमर्शियल फार्मिंग है। इन दिस स्टाइल ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ लैंड। इसमें एक ही फसल या एक ही किस्म का वहाँ पे प्रोड्यूस उगाया जाता है बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़ों पर। दिस मेथड ऑफ फार्मिंग इज बेस्ट फॉर कंट्रीज विद हाई ईयरली टेम्परेचर्स एंड अबेंडेंट रेनफॉल। और जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, वहाँ पे उन कंट्रीज़ में ज़्यादा कामयाब रहता है। एज ए रिजल्ट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ बेस्ट सूटेड टू कंट्रीज विद ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, जहाँ के ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, व्हाई इज इट
प्रैक्टिस स्टडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जहन में रखेंगे। ये 2 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। चलिए आंसर यहाँ पे देखेंगे तो अकॉर्डिंगली आप आंसर उतना आप लिखेंगे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स ऑन ए टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड चेंजिंग देम ऑफ, यानी एक ही छोटी ज़मीन के टुकड़े पर आप करते हैं फार्मिंग, लेकिन आप फिर चेंज करते हैं आफ्टर सीजन। दिस सॉर्ट ऑफ फार्मिंग इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर द फॉरेस्ट इनहेबिटेंट्स who rely completely on the forest goods for their subsistence। तो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा बिल्कुल उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड आर यूज, क्योंकि वो सिंथेटिक जैसे हम यहाँ पे DAP वगैरह का यूज़ करते हैं वो यहाँ वहाँ पे नहीं करते यूज़, इसलिए उनके लिए ये बहुत ही कारआमद है। दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर उनका यूज़ नहीं होता है तो एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन या मिलावट नहीं होती है जो कि एक्सटर्नल एलिमेंट होता है। फर्दर मोर देयर इज़ नो वाटर एक्सप्लॉयटेशन इन दिस सिनेरियो, और वाटर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता है। अगर बात करेंगे कहाँ पे होता है, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील एंड मलेशिया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ नोन एज जुमिंग कल्टिवेशन, मिल्पा, रोका एंड लैडिंग। तो अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ के हिसाब से यहाँ पे आप यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट में इसको क्या कहा जाता है, ये MCQ भी आ सकता है, उसको कहते हैं जुमिंग कल्टिवेशन, और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, और मलेशिया में इसको लैडांग कहते हैं। तो ये आप जहन में रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब फाइबर क्रॉप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइबर क्रॉप्स ये भी छोटा आप आंसर आ सकता है 2 मार्क्स, तो अकॉर्डिंगली आंसर आप वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो फाइबर क्रॉप्स आर दोज दैट आर प्लांटेड फॉर देयर फाइबर्स विच कैन बी यूज्ड इन मेकिंग पेपर, टेक्सटाइल, रोप, अदर प्रोडक्ट्स। तो फाइबर वो फाइबर्स जिनको हम आगे चल के पेपर या टेक्सटाइल या रोप प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं। द 3 प्राइमरी ग्रुप्स इसमें क्या आते हैं, द 3 प्राइमरी ग्रुप्स आर जिसको नाम दिया गया पहले जो है कॉर्डेज फाइबर, दूसरा है टेक्सटाइल फाइबर, तीसरा है फिलर फाइबर। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसके बारे में अगर एग्जांपल भी आएगी, कॉटन एंड जूट आर 2 एग्जांपल्स ऑफ सच फाइबर क्रॉप्स, कॉटन थ्राइव्स इन हाई। तो यहाँ तक लिखने की ज़रूरत है क्योंकि 2 या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, बाकी छोड़िए। इसके बाद 19 जो क्वेश्चन आने वाला, एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, वाई, क्योंकि आपको पता ही है मेन जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर है इंडिया में, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम, एग्रीकल्चर इज़ ए मेजर एक्टिविटी इन द इंडिया बिकॉज द कंट्री हैज़ ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हाईली फर्टाइल लैंड, क्योंकि सब हाईली फर्टाइल लैंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। For long time, India's economy was based on agriculture because India is highly populated country with a high demand for food grains. Large scale production is essential, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है इंडिया में, नतीजतन क्या होता है फूड ग्रेन्स की भी यहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि खाना होता है, लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ती है, और फार्मिंग उसके लिए बहुत ही कारण जिसको कहेंगे एग्रीकल्चर बहुत ही कारआमद है। द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया आर आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, और क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत ही बढ़िया है फॉर एग्रीकल्चर के लिए, वो भी एक रीज़न है कि इंडिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ होती है। एज ए रिज़ल्ट एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इसीलिए यहाँ इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप जहन में रखेंगे पूरी तरीके से। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ ऑफ अमेरिकन एंड इंडियन फार्मर्स, थोड़ा सा आ सकता है 1-2 पॉइंट का, ये आप जहन में रखेंगे। तो क्या है, द फॉलोइंग आर डिफरेंस, इंडियन फार्मर्स डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम देन एग्रीकल्चर व्हेयरएज अमेरिकन फार्मर्स डू हैव। तो इंडियन फार्मर्स को सिर्फ अपनी फार्मिंग पे नज़र होती है, लेकिन अमेरिकन जो फार्मर उनको और भी ज़राए होते हैं फार्मिंग के अलावा, यानी आमदनी के। दूसरा है इंडियन फार्मर्स लैंड होल्डिंग्स आर सब्सटेंशियली स्मॉलर देन फार्मर्स लैंड होल्डिंग्स इन यूनाइटेड स्टेट। तो इंडियन फार्मर्स की ज़मीन जो बहुत छोटी होती है, लेकिन अमेरिकन जो फार्मर उनकी ज़मीनें बहुत ही बड़ी होती है। और उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज़ लेस अवेलेबल इन इंडियन फार्मर्स दैन इट इज़ टू द फार्मर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है इंडियन एग्रीकल्चर में जो इंडियन फार्मर्स है उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल जिसको हम कहेंगे ना होने के बराबर, लेकिन अमेरिकन फार्मर जो है उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लीडिंग इंडियन फार्मर्स टू वर्क मोर फॉर द सेम एग्रीकल्चर यील्ड्स एज देयर अमेरिकन काउंटर पार्ट्स। नतीजा क्या होता है, अमेरिकन फार्मर्स जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो बहुत कम काम करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यील्ड है, फसल निकलती है, लेकिन जो इंडियन फार्मर उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है लेकिन यील्ड यानी बिल्कुल फसल उतनी निकलती है, यानी उनको ज़्यादा वहाँ पे अपनी मेहनत या मजदूरी करनी पड़ती है।
नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है चैप्टर 5 फ्रॉम जियोग्राफी दैट इज इंडस्ट्रीज, इट कैरीज 4 मार्क्स, 4 नंबर आते हैं हमें इसमें। देखिए 1 मार्क्स का क्या आ सकता है, पहले देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पहला है क्या, अहमदाबाद इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा है ओसाका इज कॉल्ड, ओसाका क्यों क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान। यहाँ पे देखिए ओसाका इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान। उसके बाद तीसरा बेंगलुरु इज कॉल्ड डैश डिश ऑफ इंडिया, क्या कर, सिलिकॉन वैली। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और चौथा जो है बेंगलुरु इज लोकेटेड ऑन, किस में है, डेक्कन प्लेट्यू में, ये डेक्कन प्लेट्यू में बेंगलुरु इज लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। इसके बाद स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला जो है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज द सनराइज इंडस्ट्री। यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या ये ट्रू और फॉल्स है। पहला है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज सनराइज इंडस्ट्री, तो बिल्कुल ये ट्रू है, ये सही है। इसके बाद दूसरा है आईटी इंडस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज नॉलेज इंडस्ट्री, बिल्कुल ये भी ट्रू है, दिस इज आल्सो ट्रू। इसके बाद तीसरा है एग्रो इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन ऑफ, एग्रो इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑफ फार्मर्स फॉर देयर रॉ मटेरियल, ये भी बिल्कुल ट्रू है, इसको भी आप टिक मारेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ सकता है, जो आ सकता है आपका वो है चौथा जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एंड देयर ओर्स एज देयर प्राइमरी मटेरियल, बिल्कुल ये भी ट्रू है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच आपको करना है। पहला जो है यहाँ पे देखिए सिलिकॉन प्लेटू, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डेक्कन प्लेटू। इसके बाद है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा कि इसको अहमदाबाद को कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका, ये भी हमने पढ़ा। और भोपाल गैस, ये गैड नहीं, यहाँ पे गैस है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कहाँ पे हुई थी, ये मध्य प्रदेश में हुई थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करेक्ट चूज ऑप्शन हमें आ सकता है। पहला है डैश डैश इज नेचुरल फाइबर, कौन है इसमें नेचुरल फाइबर, तो यहाँ पे आप देखिए जूट है, नायलॉन, एक्रेल, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जूट इज नेचुरल फाइबर। दूसरा है सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, क्या ये बेंगलुरु, अहमदाबाद, कैलिफोर्निया, आंसर रहेगा सी कैलिफोर्निया, यहाँ पे आएगा कैलिफोर्निया। ये आप इंपॉर्टेंट दोनों हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। पहला है रॉ मटेरियल किसको आप कहते हैं, देखिए रॉ मटेरियल का आंसर है प्राइमरी मटेरियल यूज्ड बाय फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस थिंग्स और कॉल्ड रॉ मटेरियल, यानी कोई भी चीज़ अगर बनानी होगी तो किसी भी फैक्ट्री को जो रॉ मटेरियल पहले जो चीज़ बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उनको कहते हैं रॉ मटेरियल। उसके बाद व्हाट इज़ कैपिटल, कैपिटल किसे कहा जाता है, यहाँ पे देखिए आंसर रहेगा द मनी इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन टू मेक एन इंडस्ट्री इज कॉल्ड कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, उसका दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी कोई इंसान कोई इंडस्ट्री खोलने के लिए पैसा उसमें लगाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, तो क्या रहेगा व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स कुड एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस, तो क्या जॉब्स जो एग्रो इंडस्ट्रीज में कौन सी जॉब्स निकल सकती हैं, आंसर रहेगा दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस जॉब्स फॉर पीपल हु बिलोंग टू बैकवर्ड एरिया सच एज विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, क्योंकि वहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है तो एग्रो इंडस्ट्रीज में वो निकल के आ सकता है। और सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप जहन में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रीज अगर कहीं पे होंगी तो क्या फैक्टर्स किन वजूहत की बिना पे कहीं पे फैक्ट्री हो सकती है, आंसर क्या रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर, कैपिटल एंड मार्केट आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंडस्ट्री, तो अवेलेबिलिटी इन चीज़ों की होनी चाहिए तो वहाँ पे इंडस्ट्री हो सकती है। एट्थ है व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स फाउंड, कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स है, यहाँ पे आप देखिए द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स फाउंड इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एशिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेयर स्टूडेंट रहेगा, ये मैप वर्क का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसको हम अलग से भी देखेंगे, मैप वर्क ये भी आप थोड़ा इसको वहाँ जहन में रखेंगे अगर आप बुक में लोकेट करेंगे। चलिए वर्ल्ड मैप में भी आ सकता है। इसके बाद नाइन्थ जो है वेयर इज सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी लोकेटेड इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ है, तो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज़ यहाँ पे देखिए आफ्टर मुंबई द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात, तो नंबर 1 पहले कहाँ है मुंबई में, दूसरी जो है वो अहमदाबाद गुजरात में।
10th जो है एक्सप्लेन मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके हवाले से, क्योंकि जो ये 4 मार्क्स का ये चैप्टर है, यहाँ पे आंसर रहेगा। देखिए क्या कहा गया है, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट दियर रॉ मटेरियल फ्रॉम ओशन, यानी समंदरों से, बहरजमों से, सीज, एग्जाम्पल सी फूड, फिश ऑयल वगैरह, इनको कहते हैं मैरीन बेस्ड। जिनको बिल्कुल पानी से जिनका रॉ मटेरियल निकल, चाहे समंदर बहरजम की बात करें, उनको कहते हैं मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आ सकते हैं यहाँ पे देखिए, हाउ डिड अहमदाबाद बिकेम ए टेक्सटाइल हब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, अहमदाबाद कैसे बना एक टेक्सटाइल हब। आंसर रहने वाला है, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन प्लेस वायर द मेन रॉ मटेरियल कॉटन इज ईजिली अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे कॉटन ईजिली अवेलेबल है। जो मेन रॉ मटेरियल रहता है किसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। द ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेट ऑफ अहमदाबाद फेवर्स द टेक्सटाइल बिजनेस, और वहाँ की ह्यूमिडिटी और क्लाइमेट वो दोनों मौजूद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेल डेवलप्ड एंड रोड्स आर वेल मेंटेन्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहाँ की सड़कें भी बहुत ही बढ़िया है, जो कि रॉ मटेरियल और जो वहाँ से जो भी चीज़ें लानी जानी पड़ती हैं तो उनके लिए रोड्स बहुत ही बेहतरीन बनाए गए हैं। अपार्ट फ्राम दैट द सी कोस्ट इज नॉट फॉर टू एक्सपोर्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूस टू फॉरेनर्स या फॉरेन कंट्रीज। और जब ये टेक्सटाइल जो भी बनता है प्रोडक्ट, उसको बाहर मुल्कों में भेजने के लिए, क्योंकि ये जो अहमदाबाद है समंदर से दूर नहीं, तो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको जहन में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट मेजर इंडस्ट्री रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी मैप वर्क का आ सकता है, ये आप थोड़ा जहन में रखेंगे। अगर जो हम कहेंगे मैप वर्क का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे फिर बात करेंगे। द लिस्ट ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर गिवन बिलो। एक है ईस्टर्न यूरोप, दूसरा है वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, इसके बाद जो नेक्स्ट है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न एशिया। तो ये मेजर जो जिसको हम कहेंगे कि जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द वर्ल्ड। तो ये मैप वर्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप जहन में रखेंगे बुक पे, जो अगर आप वर्ल्ड मैप को नज़र में रखेंगे। नेक्स्ट है लिस्ट द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की अगर बात करेंगे तो मैप वर्क यहाँ पे आ सकता है, जो कि इंडिया के रिलेटेड अगर हम कहेंगे इंडियन मैप में क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आप जहन में रखेंगे। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं, देखिए द लिस्ट ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर गिवन बिलो। मुंबई में क्या है, पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, विशाखापट्टनम में घंटोर रीजन, और गुड़गांव में दिल्ली रीजन एंड मेरठ रीजन। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्लीज़ इंडियन मैप के हवाले से भी वो आप जहन में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल हिट होने वाला ये क्वेश्चन, जो कि आपके मॉडल पेपर में भी आया है। तो क्या है आंसर इसका, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट, वाइल जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पार्टीज बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो जो पब्लिक सेक्टर होती है वो गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, और जो जॉइंट सेक्टर होती है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी होती है, यानी गवर्नमेंट भी होती है, उसका भी हिस्सा होता है, और प्राइवेट जो होते हैं प्राइवेट आदमी जो या एक से ज़्यादा उनका भी हिस्सा होता है, उनका एक एग्रीमेंट बन के होता है, तो दोनों चलाते हैं उसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनी है। BSNL ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मारुति उद्योग लिमिटेड। तो मारुति उद्योग लिमिटेड इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है 51%, और बाकी जो है 49 वो प्राइवेट प्लेयर्स का है। इसके बाद नेक्स्ट जो है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए इसके यहाँ आप लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इंडस्ट्री रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट हैव देयर फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स to earn profit, copper industries that are involved in the extraction and production of copper from इट इज़ ओवर। तो यहाँ पे लिखा गया इंडस्ट्री क्या मतलब है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो आप कोई इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसका मतलब ये था कि पैसे प्रॉफिट मिलना चाहिए। उसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज आ सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, और उसके बाद कॉपर इंडस्ट्रीज हो सकती है। तो दीज आर मेनली डेल्ट, तो किसके लिए आपको एक बेनिफिट मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री की। दीज आर रिलेटेड टू द ऑल दीज कंसेप्ट टू द इंडस्ट्रीज। लॉन्ग आंसर टाइप अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो थोड़ा वो भी जानेंगे, व्हाट आर बैकबोन्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप वहाँ पे लेंथ देखेंगे। अगर 3 मार्क्स का आया तो ज़्यादा आपको लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफर रेफर टू एज द बैकबोन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनको बैकबोन कहा जाता है किसकी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ और फॉर कॉमन पर्पज आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, क्योंकि यही दो वहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही आया है तो आप इतना भी लिख सकते हैं। बाकी अगर एग्जांपल्स तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 मार्क्स का आप 1-2 लिख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ प्लेसेस वायर आयरन एंड स्टील आर यूज इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा, ये आप थोड़ा सा वहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे अगर 2 ही मार्क्स तो यहाँ पे आप यहाँ तक तो काफ़ी रहेगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट सिमिलैरिटीज डू बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया हैज़ इन टर्म्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, बेंगलोर और कैलिफोर्निया के दरमियान बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ क्या है इन टर्म्स ऑफ आईटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। आंसर रहेगा बोथ बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया हैव several similarities as regards the information technology industry. Both these, तो क्या है वो, both these places enjoy a mild climate with a relatively dust free atmosphere and are known for their clean environment। यानी कैलिफोर्निया की भी बात करें और यहाँ पे हम बात करेंगे जो बेंगलुरु की है, तो दोनों जगहों पे क्या होता है, क्लीन एटमॉस्फेयर है और बिल्कुल साफ़ सुथरी वहाँ पे आबो हवा है। बोथ सिटीज़ बूस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एक्सेस टू मार्केट्स एंड पॉजेस स्किल्ड वर्क फोर्स। तो स्किल्ड जो आईटी के लिए, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो अफराद है, वो दोनों जगह पे अवेलेबल है। देयर प्रॉक्सिमिटी टू मेजर सिटीज़ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हैज़ मेड देम ए सी बूम इन द आईटी इंडस्ट्री। तो क्योंकि एयरपोर्ट्स की भी अवेलेबिलिटी है, बाकी यानी तमाम फैसिलिटी जो आईटी के लिए होनी चाहिए, कैलिफोर्निया में भी है, बेंगलोर में भी है। तो ये दोनों चीज़ें ये सिमिलर है कैलिफोर्निया में भी और बेंगलोर इंडिया में भी। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा आपको लंबे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद क्वेश्चन 18 जो आ सकता है, हाउ डिड कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस ग्रो इन मुंबई। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वाज ओपनड इन मुंबई विच वाज द बॉम्बे शिपिंग द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन ग्रेव ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। कॉटन टेक्सटाइल साय रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई विद सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, हालांकि चांसेस कम ही रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, विच फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ये देखिए ये क्वेश्चन, इसको आप देखेंगे, विच फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये आप ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या रहने वाला इसका, द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर द प्रॉक्सिमिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फॉर द प्रपोज्ड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री आप खोल रहे हैं उसका होना चाहिए रॉ मटेरियल अवेलेबल। लैंड अवेलेबिलिटी, आपको लैंड भी होनी चाहिए वहाँ पर फॉर सेटिंग अप द फैक्ट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दो चीज़ें अहम है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इसकी किसी भी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड टू रन द फैक्ट्री। और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर क्लोज टू साइट, और जो वहाँ पे आपको लेबर मजदूर लगेंगे जिनको वो काम आता है, तो वो भी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव रॉ मटेरियल एंड गुड्स टू साइट, और ट्रांसपोर्ट तो इम्पोर्टेंट वो भी होना चाहिए। मार्केटिंग फैसिलिटीज़, फिर आप मार्केटिंग जो चीज़ें आप बनाते हो उनके लिए मार्केटिंग फैसिलिटी यानी मार्केट होना चाहिए। एंड द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू सेटअप द फैक्ट्रीज, ये कुछ अहम चीज़ें रहती है, क्योंकि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यहाँ तक काफ़ी रहेगा आपका आंसर। ये आप जहन में रखेंगे, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए किसके लिए, फॉर इंडस्ट्री टू सेटअप इन इंडस्ट्री और इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इसके बाद डिफाइन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आप डिफाइन करना है इनको। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सच एज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। तो जो एग्रो बेस्ड जिनको कहते हैं, तो उनका जो रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर से आता है, जैसे प्लांट या एनिमल से आता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर बेसिकली फार्म प्रोड्यूस, दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस जॉब्स फॉर द पीपल हु बिलोंग टू बैकवर्ड एरिया सच एज विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। तो एग्जाम्पल भी आप कह सकते हैं, इसमें मजदूर ज़्यादा लगते हैं जो बिल्कुल हाथ से मैनुअल काम करते हैं। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या आता है, एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्शन, डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह आता है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या आते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज use minerals and their ores as primary raw material. Anything which is related to mine can called as mineral based, यानी जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीन की जो माइनिंग करके निकाला जाता है उसको कहते हैं मिनरल इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड सेवरल जॉब्स सच एज इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लेबर एक्सेट्रा। तो इसमें ये सारा कुछ आ जाता है, यहाँ तक काफ़ी रहेगा। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखिए, कॉपर एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, आयरन एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, जो बहुत वहाँ पे आज इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है जियो से, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके 4 मार्क्स, इट कैरीज 4 मार्क्स।
तो जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के, तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज कौन है? पीपल, क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे तो सारे रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज कौन करेगा? तो सबसे नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स क्या है? दैट इज पीपल। दूसरा है हेल्दी मोटिवेटेड एजुकेटेड पीपल डेवलप डाइजेस्ट एज पर देयर। तो क्या है उसका? रिसोर्सेज। पहले में आएगा रिसोर्सेज, तो पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो अपने रिसोर्स को डेवलप करते हैं। तीसरा है दैट इज द मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया, तो वो मुंबई है। मुंबई इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद दैट इज मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ जापान, तो वो है ओसाका। ओसाका यहाँ पे अगर जापान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेट, जहाँ से ज़्यादा लोग रहते हैं, दैट इज ओसाका इन जापान। स्टेट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन आर द मोस्ट डायनामिक जियोग्राफिक स्टडी, ये फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है, तो फॉल्स रहेगा यहाँ पे। दूसरा है सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 फीमेल्स, तो यहाँ पे ये देखिए ये ट्रू है। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100,000 फीमेल्स, यहाँ पे देखिए। इसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, यहाँ पे फीमेल्स नहीं होने चाहिए, मेल्स होना चाहिए, चलिए मेल्स। इसके बाद चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 0 to 14 आर कंसिडर्ड टू बी अनप्रोडक्टिव, ये भी ट्रू है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं तो वो अनप्रोडक्टिव उनको माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है द एबिलिटी टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इज टर्म्ड एज लिटरेसी, ये भी इंडिया में इसको कहा जाता है, लिटरेसी कहा जाता है। यानी वो लिटरेट है, जिसको पढ़ना आएगा, लिखना आएगा एंड अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसको हम कहते हैं लिटरेट, तो उसको लिटरेसी का नाम दिया जाता है। ये ट्रू है। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच यहाँ पे करना है। देखिए माइग्रेशन, माइग्रेशन किसके रिलेटेड आता है? इसको आता है मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट, यहाँ पे देखिए इसको माइग्रेशन हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। इसके बाद इमिग्रेशन, देखिए इमिग्रेशन में क्या आता है? उसमें आता है इमिग्रेशन में मूवमेंट ऑफ पीपल टू दियर कंट्रीज, यानी बिल्कुल अपने मुल्कों में जाना, उसको कहते हैं इमिग्रेशन। जहाँ से वो आए अगर उसी मुल्क में वापस जाए उसको कहते हैं इमिग्रेशन। उसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हम कहेंगे एवरेज, यहाँ पे देखिए एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग, किसी भी मुल्क में क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एवरेज निकाल के देखा जाता है। और क्लाइमेट इज यहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ ए कंट्री और ए रीजन। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे इन इंडिया सेंसस कंडक्टेड इन एवरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो कब होते हैं ये आपको पता है, 10 साल के बाद जो सर्वे होती है उसको हम सेंसस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है आपका, मोस्ट पीपल प्रेफर टू लिव इन रीजन, किस रीजन में लोग, तो वो कौन है? वो है प्लेन्स। यहाँ पे देखिए ये हाई आल्टीट्यूड एरियाज नहीं है, पहाड़ों पे नहीं रहते हैं लोग, माउंटेन्स पे नहीं रहते हैं, इट इज़ प्लेन्स, प्लेन जगहों पे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं रहना, दैट इज प्लेन्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिफाइन, डेफिनेशन आ सकती है 1 मार्क क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। सेंसस, सेंसस क्या होता है? देखिए इट इज़ ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन इस वक्त, उसको डिटरमाइन, उसको देखने के लिए एक सर्वे की जाती है, उसको सेंसस कहा जाता है। द गवर्नमेंट इज इन चार्ज ऑफ, इसको कौन करवाता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है। इसके बाद दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? द एवरेज लाइफ, द एवरेज एज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज रेफर्ड एज लाइफ, यानी एवरेज क्या, कोई आदमी अगर 100 साल का है, कोई 20 पे वहाँ पे इसकी मौत होती है, लेकिन एवरेज निकाला जाता है कि क्या है हर एक शख्स की जो उम्र क्या है, उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे, व्हाट आर मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज के लिए मेन फैक्टर्स क्या रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आंसर रहेगा द मोर्टालिटी रेट, यानी मरने की जो वहाँ पे शरह है, एंड द बर्थ रेट, और जो पैदा यानी जिसको हम कहेंगे पैदाइशी जो रेट वहाँ पे रहती है, आर 2 फैक्टर्स दैट ड्राइव पॉपुलेशन चेंज। तो ये पॉपुलेशन चेंज यानी किसी इलाके में कितनी मौतें होती है और कितनी वहाँ पे नई पैदाइशें होती है, तो वो उस एरिया, उस मुल्क की जो है जिसको हम कहेंगे पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन के मुताबिक डिसाइड करती है। चलिए इसके बाद व्हाट इज़ द ज़ीरो ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ज़ीरो ग्रोथ का नाम किसको हम देते हैं पॉपुलेशन में? आंसर रहेगा देयर विल बी नो पॉपुलेशन इंक्रीज वंस द रेशो रेट ऑफ बर्थस मैचेस द रेट ऑफ मोर्टेलिटी, यानी जब उतनी ही मौतें होंगी एक मुल्क में जितनी वहाँ पे बर्थस हो रही है उस ईयर, यानी उसमें पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, तो उसको कहते हैं दिस इज रेफर्ड एज जीरो ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ईजी रहेगा, आप खुद भी इसका आंसर फिर लिख सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। 8th क्वेश्चन है वाई आर द पीपल ऑफ एनी कंट्री कंसिडर्ड एज वैल्यूएबल रिसोर्स, तो किसी भी मुल्क के लिए उसके लोग जो है शहरी क्यों, वो क्यों वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं? इसका आंसर आपका रहेगा
people give value to resources by bringing their knowledge, skills and experience to the टेबल, क्योंकि टू द टेबल यहाँ के मतलब है कि वो काम में लाते हैं, लोग ही है ना जो बाकी रिसोर्स को यूज़ करते हैं अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल्स से, अपने हुनर से। तो लोग ही, अगर लोग ही नहीं होंगे तो अगर मुल्क में कितने भी उनको कौन यूटिलाइज करेगा। एज अ रिजल्ट पीपल आर रिगार्ड एज द प्रेशियस। तो लोग ही हैं, उस मुल्क के लोग ही सबसे जो अहम तरीन जो रिसोर्स उनको माना जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। यहाँ पे देखिए ई से स्टार्ट होता है, यहाँ से इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। अब देखिए थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पीपल हु लीव कंट्री आर रेफर्ड एज इमिग्रेंट्स, ई से जो स्टार्ट होता है, जो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं उनको कहते हैं इमिग्रेंट्स, EMI। तो दूसरा है वेयरएज दोज हु अराइव इन कंट्री आर रेफर्ड एज इमिग्रेंट्स, लेकिन जो उसी कंट्री में आते हैं तो उसको कहते हैं इमिग्रेंट, यानी वो आई से स्टार्ट होता है, जो वापस आ जाते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यूके इज विटनेसिंग डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन, वाई। तो यूके में पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हो रही है, इसका वजह है क्या है? बिकॉज ऑफ लो बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट्स द यूके पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। एक तो वहाँ पे मौतें ज़्यादा हो रही हैं और दूसरी जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है। नतीजे क्या होता है, ये कम है और जो मोर्टेलिटी ये ज़्यादा है, नतीजे तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप जो आ सकते हैं, हाउ इमिग्रेशन इंक्रीजेज पॉपुलेशन। तो इमिग्रेशन से पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है? तो ईजी है, क्योंकि जब लोग बाहर से आपकी कंट्री में आएंगे, जैसे USA में हो रहा है, तो वहाँ तो पॉपुलेशन बढ़नी बढ़नी। यहाँ पे देखिए इमिग्रेंट्स आर पर्सन्स हु लीव देयर होम नेशन एंड रिलोकेट टू अनदर फॉर गोल ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अदर रीजन। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो नतीजा क्या होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग वहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उस मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, what could be the main reason for uneven distribution of the population all across the world। क्योंकि uneven है, कहीं पे ज़्यादा लोग हैं कहीं पे कम है। एशिया में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो इसके वजूहत क्या हो सकते हैं? यहाँ पे देखिए टोपोग्राफी, पहला जो इंपॉर्टेंट, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज एज वेल एज सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द प्राइमरी रीजन फॉर ग्लोबल पॉपुलेशन डिस्पैरिटीज। यानी डिस्पैरिटीज मीन्स कहीं पे ज़्यादा लोग और कहीं पे कम है, तो इनकी यही वजह जो ऊपर हमने कही कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एटसेट्रा। इन सम नेशंस इलिटरेसी में बी द सोल कॉज ऑफ पॉपुलेशन ओवरक्राउडिंग। और कहीं कहीं पे जो इलिटरेट लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसा कि इंडिया में भी इसको एक रीज़न माना जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जो वहाँ पे लिटरेसी होनी चाहिए लोगों में, कैसे करना है, क्योंकि इससे क्या फिर चैलेंजेस आते हैं मुल्क को, तो वो भी, तो इंडिया में भी ये जो है इलिटरेसी का मसला पॉपुलेशन के लिए एक जिम्मेवार माना जाता है। तो इसके लिए दूसरा है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी की तरफ जब लोग क्या होता है फिर अट्रैक्ट अगर व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्लॉक टू लोकेशन इट बिकम्स डेंसली क्राउडेड। यानी किसी एक ही इलाके की तरफ, शहर की तरफ जब सब लोग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेंसली पॉपुलेटेड, यानी वहाँ पे ज़्यादा लोगों की जमावट होती है, यानी जिसको पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है वहाँ पे। इसके बाद और क्या होता है, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड फर्टाइल लैंड आर ऑल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस। और इसमें अहम क्या है, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्स। एज ए रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन, और जब ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं, द पॉपुलेशन द एरिया इंक्रीज, वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सारे लोग वहीं जा रहे हैं एक ही जगह पर। दिस कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन डेमोग्राफिक्स एंड कल्चरल ऑफ सर्टन कॉमर्स। इससे एक तो डेमोग्राफिक चेंज हो सकती है, वहाँ पे जो लोग अलग अलग एरिया से आते हैं तो उसकी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी जहाँ पे वो जाते हैं, और कहीं कहीं पे कुछ कम्युनिटीज़ उनका कल्चर भी चेंज हो जाए, क्योंकि लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं तो उनका कल्चर भी चेंज हो जाता है उस एरिया का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन स्टडीज़ एज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी कंट्री और गवर्नमेंट, वाई, क्यों आप समझते हैं ये ज़रूरी है किसी मुल्क के लिए? यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक स्टडीज है क्रिटिकल फॉर एनी गवर्नमेंट और कंट्री सिंस इट एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अप्रोप्रिएट पॉलिसीज फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ वेरियस डेमोग्राफीज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन एंड नीड्स। क्योंकि जो ज़रूरतें होगी लोगों की तो इसी हिसाब से होना चाहिए। इट पेव्स द वे फॉर न्यू जॉब्स, और इससे नई नई जो रोज़गार के मौके साबित होते हैं, हाउसिंग, मकानात एंड सिर्फ अदर इम्पोर्टेंट प्लान्स फॉर पीपल। लोगों के लिए नए नए जो प्लान्स जो गवर्नमेंट को करने होते हैं तो वो किससे निकल के आते हैं, दैट इज़ डेमोग्राफिक स्टडी से निकल के आते हैं।
नेक्स्ट राइट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या जिसको हम कहेंगे खसाइल होते हैं, खसलतें हैं। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और डेमोग्राफिक कंपोजिशन कैन बी इवेलुएटेड। कैसे? द डेमोग्राफिक्स ऑफ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, यानी अगर आप देखेंगे ना कि ये पॉपुलेशन इनको आप अलग अलग बांटेंगे तो आप देखेंगे कि कितने ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, इन्हें बच्चे जो हैं। सेक्स एंड एज पे आप देख सकते हैं, यानी मेल फीमेल और एज पे भी आप डेमोग्राफी किसी एरिया की देख सकते हैं, पॉपुलेशन की। द मेकअप ऑफ द वर्क फोर्स, यानी वर्क फोर्स कौन एग्रीकल्चर सेक्टर है, कौन सर्विस सेक्टर में है, कौन जिसको कहेंगे फैक्ट्रीज के रिलेटेड काम कर रहा है, उससे भी आप डेमोग्राफी रिलेटेड इंफॉर्मेशन या पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। इसके बाद द मेकअप ऑफ यंगस्टर्स हु डू नॉट अटेंड स्कूल, और यंगस्टर्स कितने हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। दीज आर ऑल पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये आप जहन में रखेंगे। लॉन्ग आंसर भी यहाँ से आ सकता है, अकॉर्डिंगली आप फिर एडजस्ट करेंगे वहाँ पे आंसर। अगर वो 3 ही मार्क्स का आ रहा है तो ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे यहाँ पे। डिस्कस ए सोसाइटी विद मोर एंड फ्यू एडोलसेंट्स, तो जहाँ पे कम एडोलसेंट्स यानी जो बच्चे जो एडोलसेंट्स में चले जाते हैं, टीन एजर्स जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ए सोसाइटी विद अ लार्ज नंबर ऑफ टीनेजर्स वुड नेसेसिटेट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल्स अवेलेबल टू एजुकेट द चिल्ड्रन। दिस नेसेसिटेट्स adequate infrastructure and the availability of qualified faculty. In such a society, other amenities such as toy stores, stationery stores, hospitals and doctors are also required. In a culture where there are few adolescents, तो जहाँ पे एडोलसेंस ज़्यादा होते हैं ना, यानी जिस सोसाइटी में ज़्यादा ये टीनेजर्स होते हैं, वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है? वहाँ पे स्टोर्स की ज़्यादा पड़ती है ज़रूरत, स्टेशनरी, बुक्स या स्कूल्स की, क्वालिफाइड टीचर्स की, सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिस सोसाइटी में कम हो गई ना ये टीनेजर्स एडोलसेंट्स, तो एडल्ट्स विल बी इन वास्ट नंबर्स, वहाँ पे ज़्यादा एडल्ट्स होंगे, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू इंस्पायर यंगर चिल्ड्रन। तो उनमें खास छोटे बच्चे नहीं होते हैं। देयर में बी ए नीड टू प्रोवाइड पेंशंस, क्योंकि ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं तो पेंशन की ज़रूरत देनी पड़ेगी आपको वहाँ पे। तो द एल्डरी जो बुज़ुर्ग होते हैं, हु विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर एंड हॉस्पिटल सर्विसेज, और उनको केयर करने के लिए हॉस्पिटल्स का भी होना ज़रूरी। इन सच सोसाइटी फाइंडिंग वर्क विल बी ईजियर, तो वहाँ पे ईजियर, क्योंकि वो खुद काम नहीं कर पाते तो वहाँ पे आप काम आपको आसानी के साथ मिल सकता है। इसके बाद है वाई इज़ ह्यूमन रिसोर्स वेरी सिग्निफिकेंट, ह्यूमन रिसोर्स क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर यहाँ पे रहेगा, डिस्पाइट फैक्ट दैट न्यूमरस रिसोर्सेज एग्जिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिंस नो अदर रिसोर्स कैन बी यूज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जो हमने पहली बात की कि जब इंसान नहीं होंगे तो बाकी रिसोर्सेज जो भी आप ज़मीन से कुछ निकालते हो, मिनरल्स वगैरह आप फॉरेस्ट से निकालते हो, लेकिन निकालता कौन है? इंसान ही है ना वो। तो इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। This is due to the fact that people contribute value to resources by applying their knowledge, skill and experience. इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि जब लोग अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस वहाँ पे लगाते हैं, स्किल्स अपने हुनर लगाते हैं, तभी जाके जो बाकी रिसोर्स है उनको हम यूज़ कर पाते हैं। तो लोग ही है जो इंसानी है, जो मेन जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है, वाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इंक्रीजिंग रैपिडली, तो दुनिया की आबादी क्यों तेज़ी से बढ़ रही है? आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ड्यू टू द एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन बोथ द मेडिकल एंड फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन एट ए ब्रेक नेक पेस इन रिसेंट ईयर्स। तो तेज़ी के साथ क्यों है? वजह क्या है? दो, एक तो साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिकल और फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन में जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है उससे ज़बरदस्त पॉपुलेशन हो गई है दुनिया में। दिस हैज़ रिजल्ट इन लोअर डेथ रेट, क्योंकि जब लोग कम मर रहे हैं, क्योंकि बीमारियों का इलाज हो रहा है ज़्यादा, अब लोग कम मर रहे हैं बीमारियों से, नतीजे क्या हो गया? पॉपुलेशन बढ़ गई। एंड लॉन्गर पीरियड्स ऑफ एक्सीलेंट हेल्थ ह्यूमन इज रिजल्टिंग इन रैपिड ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, और लोग अब अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अपने ख्याल रख रहे हैं कि किसी बीमारी को अगर वहाँ पे हो तो उसका इलाज करते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, नतीजतन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। मनी कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड वन चाइल्ड एट प्रेजेंट रूल्स टू कम्बैट दिस पॉपुलेशन बूम। तो यहाँ तक ठीक है, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब कुछ मुल्कों ने वन चाइल्ड यानी पॉपुलेशन को रोकने के लिए सिर्फ एक ही चाइल्ड अलाउ किया है, तो वो चाइना वगैरह वहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन चेंज, तो पॉपुलेशन चेंज के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेवार हैं?
यहाँ पे देखिए द मोर्टेलिटी, जो हमने पहली बात, द मोर्टेलिटी रेट यानी मरने की जो जिसको हम कहेंगे जो रेट होती है एक मुल्क में, एंड द बर्थ रेट यानी कितने वहाँ पे मौतें होती है एक मुल्क में और कितने वहाँ पे नए जन्म होते हैं, कितने बच्चे नए वहाँ पे जन्म लेते हैं। तो ये फैक्टर रहता है कि आर द टू फैक्टर्स दैट ड्राइव पॉपुलेशन चेंज, यही पॉपुलेशन चेंज को वहाँ पे ड्राइव करते हैं, या इसी से पॉपुलेशन चेंज एक मुल्क की होती है, कितनी मौतें होती हैं मोर्टेलिटी रेट और कितने नए जन्म वहाँ पे होते हैं, दैट इज़ द टू बिग फैक्टर्स। जैसे कि इंक्रीज बर्थ रेट्स एंड लोअर मोर्टेलिटी रेट्स इंडिकेट पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी अगर कहीं पे ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं और कम मौतें हो रही हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वेयर एज द अपोजिट इंडिकेट्स द पॉपुलेशन कोलैप्स। लेकिन अगर कहीं पे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, बच्चे कम नए आ रहे हैं, जन्म कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन घटेगी, जो कि यूके में हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ तक आप लिख सकेंगे। अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है फिर आगे, देयर विल बी नो पॉपुलेशन इंक्रीज व्हेन द रेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू रेट ऑफ मोर्टेलिटी, और जिस मुल्क में उतनी मौतें भी हो रही है उतनी नए जन्म भी हो रही है, वहाँ पे जीरो जो हमने क्या जीरो बर्थ रेट, तो वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे कोई पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी। ये काफ़ी रहेगा आपका आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन पायरामिड। अब पॉपुलेशन पायरामिड क्या है, डिफाइन विद फिगर, जो कि क्वेश्चन में भी वहाँ पे मॉडल पेपर में दिया गया था, तो वहाँ पे फिगर के साथ भी। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है पॉपुलेशन पायरामिड। हम कहेंगे कि पॉपुलेशन पायरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेसेस डेमोग्राफिक कंपोजिशन, यानी ग्राफ के ज़रिए हम किसी मुल्क का दिखाते हैं कि वहाँ की डेमोग्राफी क्या है या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन पायरामिड। द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल एज ग्रुप्स in the depiction, and the proportion of total population is subdivided into males and females। तो बड़े जो दो हिस्से होते हैं वो मेल और फीमेल कितने हैं, बाकी जो हम अलग अलग कर सकते हैं, मेल यहाँ पे बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, फिर बूढ़े कितने हैं, तो वो हम एक शक्ल की मदद से, ग्राफ की वजह से दिखाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन पायरामिड। तो ये होगा जो स्टूडेंट्स आपका ये वाला चैप्टर। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है जो है रिलेटेड टू जम्मू ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, इसके मतलब आपका क्वेश्चन, और इसके कितने हमारे नंबर आते हैं, 3 मार्क्स। यहाँ पे एक आधा MCQ भी आ सकता है और चांसेस है कि एक क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स का। तो हम पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, आप हैंडलूम्स के थ्रू जाएंगे क्या, या हैंडलूम्स के रिलेटेड यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, हैंडलूम्स के रिलेटेड जो है द हैंडलूम इंडस्ट्री प्लेज अ वाइटर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ JNK। द हैंडलूम प्रोडक्ट्स इंक्लूड ब्लैंकेट्स, ट्वीड लाइन्स, पटूज, रफल्स, खादी, पश्मीना एंड सिल्क, ब्लैंकेट्स इन कलर्ड पैटर्न मेड। तो यहाँ पे ज़्यादा लिखने की जरूरत, यहाँ तक काफ़ी रहेगा ये क्वेश्चन, ये वाला हैंडलूम के मतलब। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें, तो हैंडीक्राफ्ट के मतलब भी आप लिखेंगे। जो पहला है द ancient and medieval rulers patronized the handicrafts which flourished very well during the reign of Zainul Abidin. At present, a large proportion of population involved in this work and is getting good economic returns. In the Kashmiri handicrafts include the making of qaleens, paper mache, embroidery, metalware, wicker work, leather and wood carving। तो यहाँ तक आंसर आपका रहने वाला है हैंडीक्राफ्ट्स के मतलब, अगर कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। तो इसके बाद कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, द आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग ऑफ कश्मीर इज द गिफ्ट ऑफ सेंट्रल एशिया थ्रू द करावाज। द प्रोड्यूसर्स आर हाईली priced all over the world with excellent demand, especially in Middle East Europe, where most of the producers are exported. The workers of this industry are found in almost all districts of Kashmir, whereas maximum units of carpet making are concentrated in and around श्रीनगर सिटी। अगर कारपेट के रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको कारपेट इंडस्ट्री पे लिखना होगा, तो यहाँ तक आप लिखेंगे आंसर। तो तीनों इंपॉर्टेंट होने वाले, हैंडीक्राफ्ट्स भी, कारपेट मेकिंग और हैंडलूम भी। आगे चलेंगे यहाँ पे कांगरी मेकिंग, ये थोड़ा एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, थोड़ा लेटेस्ट है, अभी तक हिट नहीं हुआ, लेकिन इसको भी आप रखेंगे क्योंकि ये भी विंटर में इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। इट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री कंसर्नड इन द एरियाज ऑन द बैंक्स ऑफ वलोर लेक नियर वटलब एंड Char and Bhatingu villages. Kashmir is known for its wicker, willow. Wicker is used for making baskets, boxes, lamps, shades, chairs। तो इसको भी आप जहन में रखेंगे, ये यहाँ पे 1 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। फिर पेपर माशी कंटिन्यूसली इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसमें लिखना है इट इज़ यूनिक अट्रैक्टिव एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर कश्मीर पेपर एंड पल्प आर शेप्ड इनटू वैरायटी ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कलरफुल डिजाइन आर पेंटेड ऑन देम। यहाँ तक आप लिखेंगे। तो सेंटर्स कहाँ के रहेंगे, रैनावारी, द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड रैनावारी इन श्रीनगर एंड अनंतनाग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स।
पश्मीना के बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे, और सिल्वर वेयर जो है तो ये ज़्यादा रहेगा। पश्मीना, पेपर माशी और कांगरी के मतलब भी थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी हैंडलूम और कारपेट मेकिंग तो वो तो हैंडीक्राफ्ट तो आना ही आना, उसके बारे में आप प्रिपेयर करेंगे, 3 मार्क्स आ सकते हैं। सिल्क इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ये कब वजूद में आई, जिसको कहेंगे कि रामबाग, जिसको हम कहेंगे रामबाग सिल्क फैक्ट्री, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1897, 1897 में इसका वजूद में आया। तो ये किसने डाला? महाराजा रणबीर सिंह ने। ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं 1 मार्क या शॉर्ट आंसर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखिए। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रहेगा, इसलिए इसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। ये आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट बेस्ड जैसे गवर्नमेंट ज्वेलरी मिल एट पामपुर एंड बरी ब्रह्मा, सिमिलरली सपोर्ट गुड इंडस्ट्री जो कि किसके फॉरेस्ट रिलेटेड है, तो ये वाला आप ध्यान में रखेंगे कि गवर्नमेंट ज्वेलरी मिल एट, ये कहाँ पे है? पामपुर एंड बरी ब्रह्माना। और यहाँ पे मेरान साहब जम्मू में, ये भी आप देखेंगे, इसको थोड़ा 1 पॉइंट यानी MCQs आ सकता है। और यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की ज़्यादा अगर बात करें तो ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा देखेंगे आप, इन मॉडर्न राइस प्लांट हैज़ में एस्टेब्लिश एट लेथपोरा पुलवामा इन 1981। ये आप ज़्यादा, हाँ, कि कहाँ पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लेथपोरा जो है 1981 में वहाँ पे एक मॉडर्न राइस प्लांट का वजूद में आया, वहाँ पे ये रखेंगे आप जहन में। और बाकी जो यहाँ पे कहा गया है लाइक जैम्स ब्रिवेरीज श्रीनगर, जो कोल्ड स्टोरेज रिगार्डिंग है, जिसमें कि होता है लासीपोरा एट पुलवामा, श्रीनगर में भी है और जम्मू रीजन में, उनका थोड़ा जहन में रखेंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, बाकी इसमें क्वेश्चन अगर आएगा या तो MCQs यहाँ से आएंगे इसमें से, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा कारपेट इंडस्ट्री के रिलेटेड, या आएगा वहाँ पे हैंडलूम या पेपर माशी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट रखनी है कि इसके रिलेटेड प्लीज़ आप जो जनरल नॉलेज थोड़ा उसको अपडेट करेंगे, GK कश्मीर के रिलेटेड लेटेस्ट जो यहाँ पे डेवलपमेंट, जैसे टुलिप गार्डन के मतलब आप इंडस्ट्री में ये जो टूरिज्म सेक्टर में कैसे ये हेल्प कर रहा है, या यहाँ का जो डल लेक वगैरह है, या जो शिकारा वालाज हैं तो उनका क्या हाथ है, तो थोड़ा आप नेट से वो पढ़ेंगे, यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं लिखा है, तो थोड़ा GK अपडेटेड GK या कोई लेटेस्ट अगर कोई यहाँ पे प्लान आया, लेटेस्ट कोई मानो कोई ट्रीटिस अगेन वगैरह हुई है तो GK के बारे में तो पिछले 1 साल में वो नेट से थोड़ा पॉइंट्स जहन में रखेंगे, GK का भी थोड़ा अमल दख रहेगा। MCQs आ सकता है जो यहाँ बुक से नहीं आ सकता है, वो आपको नेट से मिल सकता है, तो वो प्लीज़ आप करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द जियोग्राफी पार्ट ऑफ योर SST। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, जिसमें हम आपका स्वीक जो है लास्ट पार्ट जो रहेगा इसका, वो उस वीडियो में हम कंप्लीट